जैसे जिंदगी अगर दूसरा मौका दे हम्म। तो क्या अभी भी जुनून बाकी है या कि फिटनेस जवाब दे जाएगी? नहीं, फिटनेस माशाल्लाह अभी ठीक है हमारी, आपके सामने ही। और अगर सही में अगर जिंदगी दोबारा मौका दे, ऐसा हो अगर टाइम मशीन टाइप कुछ ऐसा, अगर मुझे फिर से 2010 में ले जाए, तो मैं हकीकत है कि मैं पूरे सही दिल से जो है, पूरी तरीके से जो है कि मैं उस बार क्रिकेट को वक्त दूंगा और लेदर बॉल को सीखूंगा। एक होता है ना, मतलब पढ़ाई में दिल ना लगना वो था मेरे साथ हो रहा था, और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मैं बिजी होते चला जा रहा था। तो रिज्जू भाई हमारे कैप्टन, आप जानते ही हैं। तो अस्सू भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो है बातचीत की, देखा कि लड़का अच्छा खेल रहा है, मतलब और भी जैसे उर्फी भाई और भी लोग कि लड़का अच्छा खेल रहा है, टैलेंट है इसके अंदर, खेल सकता है। तो रिज्जू भाई ने देखा भी शायद, तो रिज्जू भाई ने कहा अच्छा ठीक है। तो अस्सू भाई से बात हुई कि इसको ले जाए, रुपैत कमाल के, अच्छा लड़का है, टैलेंट है, कुछ कर लेगा। तो फैसल भाई, आप मेरे हम नाम हैं जी आपने शुरुआत किया एज ए बॉलर, जी बाद में अच्छे खासे बैट्समैन हो गए। जी बिल्कुल मैंने शुरुआत किया एनआर से एज ए बैट्समैन, जी बाद में बॉलर हो गया। बॉलिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, बॉलिंग अच्छी होती गई, तो सारा फोकस मेरा फिर बॉलिंग पे हो गया। इसका एक ऐसा है जिसको मकीन का है, ये थोड़ा थोड़ा नशा शुरू होता है, फिर ये नशा बहुत ऊपर तक पहुंचता है, फिर वो जब पहुंचेगा तो फिर आपका जो लेदर का मैच है वो खत्म हो जाएगा। तो कोच जब अच्छे मिलते हैं, तो टीचर जब अच्छा मिलता है तो गेम में निखार आ जाता है। और ये ऑलरेडी जो है ऐसे शख्स के पास चला गया था कि मतलब ये शुरू से ही इसके अंदर निखार आने लगा था, ये बहुत अच्छा प्लेयर था। और जो कमिटी उन्होंने पॉलिश हाँ, पॉलिश कर दिया। कम उम्र, बड़ा सपना और मैदान पर दो चमकते हुए सितारे। ये कहानी उन लड़कों की है, उन प्लेयरों की है जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पे बहुत नाम कमाया, बहुत सारी क्रिकेट खेली, हार्ड बॉल भी खेली, कैनवस भी खेली और बहुत ही तालियां बटोरी, शाबाशियां बटोरी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इन लोगों ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, या कह लीजिए विराम लग गया। ज़रूरी नहीं कि सारी कामयाबी जो है वो प्राइज़ लेकर के आए, ट्रॉफीज़ लेकर के आए। कभी-कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, कुछ ऐसे मकाम आते हैं कि क्रिकेट या आपकी जो पसंदीदा चीज़ होती है उसे छोड़ कर के कुछ और दूसरे रास्ते चुनने पड़ते हैं। तो शायद इन लोगों के साथ भी यही हुआ। और आइए हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़, जो कि क्रिकेट थी, इनके खून में बसती थी, इन्होंने क्रिकेट को तकरीबन अलविदा कह दिया। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एफटी व्लॉगर्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद तारिक खान और मेरे पार्टनर फैसल मकबूल खान, और हम देर न करते हुए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। पहले मेहमान हैं हमारे फैसल खान, जो कि बहुत ही नाम कमाया इन्होंने, बहुत ही थोड़ी सी उम्र में, कम उम्र में काफ़ी अच्छा नाम कमाया। दूसरे हमारे मेहमान हैं आसिम खान, और इन्होंने भी यानी कि इस छोटी सी उम्र में कप्तानी तक भी की और बहुत बड़ी टीम की कप्तानी की, काफ़ी प्लेयरों को खिलाया, बहुत सारे नाम कमाए। तो आइए हम अपने मेहमानों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आकर के? बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा कि अपने पॉडकास्ट पे आपने मुझे बुलाया। आप उस लायक हैं, आप ऐसा नहीं कि हम आपको उस लायक समझते हैं, आप हैं वाकई में उस लायक। आसिम भाई, आप अभी अच्छा फील कर रहे हैं? तबीयत आपकी खराब थी? नहीं, बहुत बेटर है अभी इस टाइम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल फैसल भाई, जी आपकी क्रिकेट शुरू कब हुई थी तकरीबन? किस अ, उम्र में, और ये इंसिडेंस कैसा था? देखिए, क्रिकेट की स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले मतलब ऐसे ही लोकल अपने गांव में ही खेल रहा था, और हमारी एसआई कंप्यूटर थी, टीम जो है कि राशिद भाई की तरफ से चलती थी, उसके कप्तान तंजीर थे। तंजीर ने काफ़ी सपोर्ट किया क्रिकेट में स्टार्टिंग टाइम में। फिर उसके बाद मैं लखनऊ चला गया, उबैद कमाल की एकेडमी में रहा करीबन 3-4 साल, बीच बीच में मैं आता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं घोसी आया हुआ था, उस टाइम मैं इतना क्रिकेट अभी मतलब टेनिस मैच में नहीं खेल रहा था, आप और हार्ड बॉल खेल रहे थे? तो मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे। तो हम 3 लोग गए, मैं, संजय और सोनू। तो मैं वहां पे गया, तो आजमगढ़ से हमारा मैच था, और बहुत अब एक अलग सी चीज हुई वहां पे हमारे साथ। तो अलग सी चीज ये हुई कि मैं गया था बॉलिंग करने के लिए, और टेनिस में मैं कभी बैटिंग किया भी नहीं था, मैं बैटिंग जानता भी नहीं था बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम तक।
तो मैं गया, पहला मैच खेला। पहले मैच में जो है कि हमारी टीम को जो है उन्होंने करीबन 7 ओवर में 128 रन मार दिया। ठीक है, उसमें मुझे भी ठीक ठाक छक्के पड़े। फिर बैटिंग का टाइम आया जब, तो बैटिंग में जब वहां पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी भाई। इसरार उस टाइम बहुत बड़ा एक ब्रांड है, मतलब ब्रांड था इस फील्ड में, टेनिस की दुनिया में। ठीक है, तो वहां पर जब मैं बैटिंग करने उतरा, 2-3 विकेट गिर गया। हम लोग की टीम में बहुत ऐसे लोकल प्लेयर थे। तो जब मैं बैटिंग करने उतरा तो फिर एक तरफ से वन साइड में खड़ा हो गया, एक बार में 3 छक्के 4 छक्के, सब देखने लगा कि ये कौन आ गया, और ऐसा कौन आ गया, मतलब पहली बार। और अच्छे अच्छे बॉलर, आजमगढ़ की टीम थी, राम शरीफ कर का एक बॉलर था, करीबन 130-135 की स्पीड थी उसकी, सिबली की टीम से खेल रहा था वो। तो उसको मैंने एक ही बार में 3-4 छक्के लगा दिए, तो सब देखने लगा कि ये कौन आ गया। तो वहां से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। और वो उस मैच में मुझे याद भी आज भी कि मैंने करीबन 78 स्कोर किया था, और हम लोग बहुत कम रन से जो है कि वो मैच हारे थे। तो उसके बाद फिर टेनिस में थोड़ी सी दिलचस्पी जगी मेरी, और मैंने मैच स्टार्ट किया। और सबसे ज्यादा मुझे मैच खिलाने वाले मेरे बगल में कप्तान भी बैठे हैं, आसिम भाई। इन्होंने मुझे बहुत मैच खिलाया। फिर धीरे धीरे करके मैं बाहर निकलने लगा, बड़ी बड़ी टीम बुलाने लगी, फाइनेंसर बुलाने लगे। इस तरह से मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई करीब। तो आसिम भाई के बारे में आपने बताया कि यही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको टेनिस में इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल। आप अकेले नहीं हैं, इस तरह के बहुत जी। सारे प्लेयर हैं जिन्होंने, जी जी जी। जो इनकी वजह से टीम में हम्म। आए, कैनवस खेले, काफी नाम बनाया उन्होंने। और इनके बारे में एक खास बात बता दूं कि शायद ये मेरे ही नक्शे कदम पे चलते थे। जी जी बहुत सारे लोगों ने ये बात भी बताई, मेरे जी ना रहने में इन्होंने कमान संभाली टीम की, सनराइज की। जी। तो इनकी ये आदत थी कि अपने आप को प्रमोट ना करते हुए बाकी प्लेयरों को प्रमोट करते ऊपर थे, ऊपर हमेशा डालना। ऊपर बैटिंग कराना, बॉलिंग जी कराना। तो इससे एक फायदा ये होता है कि टीम जेल रहती है और बहुत अच्छा खेलती है। जी लेकिन एक नुकसान ये होता है कि खुद कैप्टन का जो इस तरह का काम करता है, उसका नुकसान भी होता है, जी क्योंकि उसकी अपनी क्रिकेट कहीं कम रह जाती है। ये काम मैंने भी बहुत किया, क्योंकि मैं जब ड्यूस खेलता था तो ड्यूस में मैं बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक प्लेयर था। तो जब मैं कैनवस में आया तो अच्छा, मुझे कैनवस बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं थी। तो जब मैं कैनवस में आया तो जो प्लेयर थे उनको चांस देना, जो हमसे अच्छा खेल सकता है उसको ऊपर भेजना, प्रमोट करना, शाबाशी देना, उनको खिलाना। तो ये काम मैंने भी बहुत किया, जी इन्होंने भी बहुत किया ये काम। और ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, सैक्रिफाइसिंग नेचर हर किसी का नहीं होता। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ आसिम भाई। आप बताइए कि आपने इनको बहुत सारे मैचेस खिलाए, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरह के प्लेयर थे? देखिए तारिक भाई, फैसल मतलब एक परफेक्ट ऑलराउंडर था ये। बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी थी इसकी। मतलब पहले क्या थी कि वैद कमाल के जब ये खेलता था तो इसकी बॉलिंग ही मतलब पहला फर्स्ट बॉलिंग करता था ये। लेकिन कैनवस में आके कम टाइम में बैटिंग बहुत अच्छी करने लगा है। और जो बात बता रहा वो इसरार की मतलब टूर्नामेंट वाली बात, हम लोगों की वहाँ लेडी टीम उस टूर्नामेंट में खेल रही थी सनराइज के नाम से। और हमको आजमगढ़ से फ़ोन आया सगड़ी से कि आसिम भाई आपको मेरी टीम में खेलना है, 3-4 प्लेयर आप लेके आ जाइएगा। तो इत्तेफाक से मेरा खास दोस्त था वो जिया जो एक्सपायर कर गया, जाहिद जी बेगम जी का। जी जी। तो उसके ननिहाल का मामला था। हम कहे कि चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन हमारी टीम तो खुद वहाँ एंटर है। वो शायद उस पहली बार कैश का जो मामला आया क्रिकेट में तो 75 और 25 का शायद था। 75 फर्स्ट प्राइज थी, 25 सेकेंड था वहाँ। मतलब कैश पहली बार उस 50,000 तो फर्स्ट प्राइज नहीं 75। हाँ, वो सगड़ी तहसील की बात है। तो फैसल से हम ऐसे ही बोले कि एक मैच खेलने जाओगे? ठीक है, कहा किसकी टीम से जाना है? बोला कि मलिक मसूद की टीम से, नाम से वहाँ खेलना है। और तुम लोग 2-3 प्लेयर, हम संजय को और उसको सोनू को बोलते हो तुम भी चले जाओ। ये लोग जाके वहाँ मैच खेले और फैसल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वहीं से क्रिकेट की मतलब कैनवस की दुनिया में इसका नाम हुआ। और वो जो उस टूर्नामेंट में हम लोग खेले थे सनराइज, हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे नुमान की टीम से। नुमान अंकुर सरायमीर की बहुत अच्छी टीम थी। और फाइनल में वो एक निवास 11 करके इमरान उमरान ये लोग फाइनल में पहुंच चुके थे। मतलब सेकंड हम लोग का सेमीफाइनल हुआ था, इससे हम लोग हारे थे। क्या नाम है, नुमान की टीम से। उसमें ये पहले ही मैच हार गए थे, लेकिन ये 78 या 80 कुछ स्कोर किए थे। फैसल का वहीं से नाम हुआ लोकली। तो फैसल भी तो बॉलिंग करते थे ना? कौन फैसल? हाँ, बॉलर बॉलिंग करता था। मेन तो इनकी बॉलिंग थी। मेन बॉलिंग थी, लेकिन बीच में मतलब ये प्योर बैट्समैन हो गया था। अच्छा। बॉलिंग से थोड़ा सा दूर भागने लगा था। अब फैसल भाई ये बताइए कि
ये तो कैनवस की बात आपने बता दी कि आपको इंट्रोड्यूस कराया, कब खेला, और आप बहुत ज़्यादा मैच खेले, आप एसआई के से मुंसलिक थे आप, स्टार्टिंग में से। राशिद भाई की जी। टीम से बहुत खेलते थे आप। तो शायद जब आप खेलते थे उस टाइम मैं मेरा आखिरी दौर चल रहा था, मैं आपको बैठ के आपका मैच देखता तो था। मुझे याद है कि आप मेरे साथ, मेरे रहने में शायद आप मैच नहीं खेले। आपकी जो है कि कप्तानी शायद उस टाइम आप जाने वाले थे बाहर, और मैं आपको एक मैच मुझे याद है, जब मेरी सनराइज में एंट्री हुई थी, तो मेरा या मिला जो है रेलवे स्टेशन पे जो हाँ, मैच हाँ, होता जी, है जी, जी। 78 पे होता था, तो उस मैच में सनराइज ने मुझे पहली बार इनवाइट किया था अपनी टीम में एज अ बॉलर, बैट्समैन में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। फाइनल तक मैं, फाइनल में जाके मुझे पहला छक्का लगा था, मैच राय ने मुझे मारा था, वो छक्का याद भी है, क्योंकि ऐसा छक्का था कि वो बहुत मुश्किल शॉट महेश थे। धोनी है। हाँ, मैच है। तो उसने मुझे छक्का मारा था पहला, जाके फाइनल में मुझे छक्का लगा था पूरे मैच में। तो वहां से मेरी जो है कि सनराइज में एंट्री हुई थी, और वो आप उससे कुछ ही टाइम पहले शायद बाहर गए थे, तब तक आप सनराइज में थे, और वहां पे शारजा में भी आप लास्ट टाइम खेले, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने एक होता है मुझे, जब टेनिस खेलना होता है तो इंसान का एक ड्रीम होता है, एक होता है कि यार नहीं यार इस टीम से मुझे खेलना है, क्योंकि सनराइज उस टाइम भाई जलवा था उनका, सनराइज टीम का अपने, सभी लोग चाहते थे, जो क्रिकेट खेलता था वे चाहते थे यार सनराइज में खेलने आने एक बार, तो वो था कहीं ना कहीं ड्रीम था कि यार सनराइज में, तो सनराइज में वो मेरा फर्स्ट मैच था। आसिम की ही कप्तानी में मैंने वहां पे खेला था पहला मैच। उसके बाद एक मैच और मैं आपको बताना चाहूंगा जहां से मुझे ऐसा लगा कि बहुत बूम कर गया मेरा नाम। तो एक इमरान जो अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर, इमरान का एक मैच था, वो आपका बिलरियागंज के रोड पे एक मैच चल रहा था, और वहां पे अपोजिट में जो थे हमारी टीम अपोजिशन में, वो इसरार भाई की टीम थी, बस इसरार भाई नहीं थे, बाकी फहीम, आसिफ भाई, सैम, सब थे। और वो मैच बड़ा बहुत लाजवाब था। उसमें क्या हुआ कि बैटिंग के लिए मैं ओपनिंग गया था, और पहली मैच में उन लोगों ने करीबन 160 स्कोर कर दिया था उन लोगों ने। और वहां पर सैम उस टाइम बहुत लाजवाब बॉलर थे भाई, क्या बॉल करता था भाई बंदा, बहुत प्यारी बॉलिंग करता था। तो स्टार्टिंग हुआ तो वन साइड में खड़ा था, और इमरान जो है कि एक दो छक्का मार के आउट हो गया था, सनराइज में तो बैटिंग मिलती नहीं थी उनको, तो दूसरी टीम में जाता था, ओपनिंग चल जाते थे, तो ओपनिंग मेरे साथ ही एक दो छक्का मारा, वो आउट हो गया। उसी मैच में पहला मेरा जो था, एक ही ओवर में सैम को मैंने 5 छक्के मार दिए थे लगातार। पहला बॉल डार्ट को मेरे नाक पे लग गई, हल्का सा ब्लड आ गया था। वो मैच कभी भूल नहीं सकता मेरे मैं। तो वो जैसा पहला बॉल डार्ट, फिर उसके बाद लगातार 5 छक्के, क्या जनता, बहुत ज्यादा क्राउड था वहां पे, बहुत ज्यादा। तो वहां पे मैंने पहले मैच में सैम को 5 छक्का मारा, फिर कुछ ही दिन बाद इसरार भाई का कॉल आ गया मेरे पास कि आपको हमारी टीम में खेलना है। तो फिर इसरार भाई ने बस्ती खिलाया, कई जगह पे मैच खिलाया, तो उसमें मुजम्मिल करके थे, वो मेरे बड़ा सपोर्ट पे, तो उसको लेना है, उसको लेना है। फिर निवास ने, उस टाइम निवास की टीम बहुत चलती थी, तो निवास की टीम से मैच आ गया, फिर उधर मैं मैच खेलने गया, वहां पे भी ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस दी मैंने। तो ऐसे रहा मेरा जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि मैं फिर धीरे धीरे सैम को छक्के मारना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात, सही बात है। हम लोगों ने उसको खेला है, मतलब कब आती थी गेंद, कहाँ चली जाती थी, पता ही नहीं चलता था। स्पीड के साथ टर्न होती थी, टर्न होता ऐसा ऐसा था उसका और सिस्टम। ऐसा ही एक बॉलर था फैसल भाई सुहेल, मऊ वाला, उसकी भी बॉल ऐसी थी कि मतलब कब उसके हाथ से निकली, कब विकेट कीपर के हाथ में पहुंच गई, पता ही नहीं चलता था। इतनी तेज और इतना शार्प टर्न उसका था कि पूछिए मत। उस टाइम मैं आसिफ भाई को फर्स्ट टाइम फेस भी किया था। आसिफ भाई की स्लोवर जो थी ना, लोअर फुल टॉस, भाई क्या बंदा लोअर फुल टॉस देखता था। वैसे टेनिस में मैंने किसी को नहीं देखा बॉल करते हुए, वाकई किसी को नहीं देखा आसिफ लोअर फुल कलाम टॉस। वो आजम हुआ, अच्छा वैसा मैंने बहुत किसी को अच्छा नहीं देखा लोअर फुल टॉस, ऐसा पहली बार मैं फेस कर रहा था। और मुझे क्या पता कि लोअर फुल टॉस कैसे, वो मुझे लगा कि मुंह पे ऐसे मैं बैठ रहा हूँ नीचे बॉल, तो आते आते डिप हाँ होती है डिप वो। हो जाती है ना। और फर्स्ट टाइम मैं टेनिस में, इतना कौन मतलब स्किल दिखाता है, ऐसे स्विंग हो रही है, वो बंदा अंदर कर रहा है, बाहर कर रहा है, लोअर फुल टॉस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सीजन बॉल खेलने आ गया हूँ। तो होता है, जो बॉलर ऐसा स्लो था। होते हैं उनको यही करना होता है, क्योंकि एक्सप्रेस फास्ट तो होती नहीं थी, तो जो बॉलर स्लो करेंगे वो वेरिएशन वो वेरिएशन करेंगे, वेरिएशन बहुत था उनके, वेरिएशन करेंगे। बहुत। तो आगे बढ़ते हैं। फैसल भाई, ये बताएं कि आपने कैनवस के बारे में अपनी जर्नी बताई, जी। और आसिम भाई ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, फिर इसरार भाई के साथ खेला। इसरार भाई के साथ खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो सही बात। उसको हम लोग इसरार कम कहते हैं, कैप्टन ज्यादा कहते हैं, सारे बिल्कुल। प्लेयर तकरीबन, नहीं मैं नहीं, सारे player। टीममेट्स उनको तकरीबन इसरार ही, वो कैप्टन ही कहते हैं। बहुत ही नाइस आदमी, और क्या क्रिकेटिंग माइंड है उसका। वाकई। आपने उसके साथ अरे खेला है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसके अगेंस्ट में खेल करके देख लिया था कि वो किस तरह का कैप्टन है वो। ये बताया कि कैनवस तो छोड़ दीजिए, आपने ड्यूज कब शुरू किया, क्योंकि कैनवस से पहले तो आप ड्यूज खेलते थे। बिल्कुल हाँ।
तो ये कब शुरू किया और लखनऊ जाने की और उबैद कमाल सर से मिलने की, ये क्या स्टोरी है? करीबन देखिए 2010 का टाइम था, और मैं मतलब एक होता है ना, मतलब पढ़ाई में दिल ना लगना वो था, मेरे साथ हो रहा था। और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मैं बिजी होते चला जा रहा था। तो रिज्जू भाई हमारे कैप्टन, आप जानते ही हैं। तो अस्सू भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो है बातचीत की, देखा कि लड़का अच्छा खेल रहा है, मतलब और भी जैसे उर्फी भाई और भी लोग थे, उनको बताया कि लड़का अच्छा खेल रहा है, टैलेंटेड है, टैलेंट है इसके अंदर, खेल सकता है। तो रिज्जू भाई ने देखा भी शायद, तो रिज्जू भाई ने कहा अच्छा ठीक है। तो अस्सू भाई से बात हुई कि इसको ले जाओ यार, उबैद कमाल के अच्छा लड़का है, टैलेंट है, कुछ कर लेगा। तो अस्सू भाई ने मुझे जो है कि मेरे बड़े भाई साहब लेके गए उबैद सर के पास। गोमती नगर में उनकी एकेडमी थी, वहाँ गया तो मुझसे बॉलर डलवाया, स्टार्टिंग में 3 4 5 बॉलर से डलवाया उन्होंने। उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, इसको लड़के को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे है, बन सकता है कुछ, ये उनके सेंटेंस जरासीम थे। है। हाँ, उनका ये सेंटेंस था मेरे भाई से। तो अंदर से और थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आई कि यार हाँ, लग रहा है कुछ है, कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी लेदर बॉल की जो है कि जर्नी स्टार्ट हुई। मैं 2010 से लेके 14 तक, 13 तक तो मैंने बहुत सीरियस मतलब खेला, मैं टेनिस वेनिस नहीं खेल रहा था, बिल्कुल नहीं खेलता था। तो फिर उसके बाद उसी बीच में हमारे यहाँ एक बीबीडी लीग चलती है लखनऊ में, ठीक है, जानता हूँ। हाँ, बीबीडी लीग में मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, आज भी मेरे पास सभी कटिंग्स हैं पेपर की। तो एक बार क्या हुआ कि मैं आया था यहाँ पे लेदर बॉल खेल के, यहाँ से सॉरी टेनिस बॉल खेल के मैं गया था। तो जब आप टेनिस खेल के जाते हो ना, तो उसका जो सीम होता है ना, वो कंट्रोल नहीं होता है। और फर्स्ट दिन मैं क्या किया कि मैंने प्रैक्टिस किया, नेट कराया मुझे सर ने, और सेकेंड डे जो है कि नाथन रेलवे स्टेडियम में मेरा मैच था, और टीम बड़ी अच्छी थी सामने वाली। तो उनके खिलाफ हमारा मैच था। तो जो है कि पहले मैच में मैं बॉलिंग किया, फेसिंग मैं करा, पहला ओवर लाया मैं, तो मैंने करीबन 3 या 4 पंजे फेंक दिए। सीम कंट्रोल नहीं हो रही थी, नई बॉल को फिर टेनिस खेल के जाने के बाद वो सीम कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, वाइड जा रही थी, वाइड चल रही थी, वाइड इतनी बड़ी जा रही थी कि कीपर की भी बस की बात नहीं थी। तो मैंने करीबन पहले ओवर में 4 पंजे ऐसे करके 25 26 28 रन दिए होंगे मैंने। उसके बाद सर ने बड़ा डांटा, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं टेनिस खेल रहा हूँ। कप्तान जो है कि यहाँ से रिपोर्ट दे देते थे रज्जू भाई कि वो टेनिस खेल रहा है, नहीं जाता है आजकल। तो उनके पास न्यूज पहुंच जाती थी, तो वो मुझे बुला के बड़ी डांट लगाई उन्होंने सबके सामने। और डांट लगाने के बाद कहे कि आज तक तुम्हें मुझे याद है, आज तक कभी नहीं भूल सकता। उमर सर थे, उमर से भी ज्यादातर देखते थे हम लोग को, सबको। उबैद सर तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते थे, मैचेस वगैरह जितने होते तो उमर सर ही देखते थे। तो उमर सर ने कहा कि ऐसा है फैसल, अगर अगले मैच में मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिली तो मैं तुमको आज तक कभी किसी मैच में बैठाया नहीं, पर इस मैच अगले मैच में तुमको 100% बैठाऊंगा भी और पानी भी पिलवाऊंगा। ये तो थोड़ा सा वो लगा। मैंने फिर सेकेंड डे जो है कि मैं तुरंत ही केडीसी बाबू स्टेडियम पहुंचा, क्योंकि मॉर्निंग में वहीं पे प्रैक्टिस करता था, मतलब अपना वार्म अप वगैरह। फिर उसके बाद फिर 3 बजे से मैं अकेडमी जाता था बस सर के पास। तो उस दिन बड़ी लग के मैंने मेहनत की, बॉल पे काम किया मैंने, फिर उसके बाद सीम कंट्रोल की, फिर नेट पे गया, फिर पूरा नेट में लगातार मैंने 5 घंटे 4 घंटे के आसपास बॉलिंग डाली। वैसे उबैद सर क्या 4 घंटा नॉर्मल है, सबको डालना होता था, सबको डालना होता था बॉलर को 3 घंटे 4 घंटे। तो मैंने फिर वहां बॉल डाली, और अल्लाह फजल करम से सेकेंड डे हमारा मैच था। कुछ दिन बाद 1 2 दिन बाद मैच था, और वहां पे उन्होंने भेज के बोल के भी भेजा था, ये याद रखना ये आखिरी मैच है, अगर परफॉर्मेंस नहीं मिली तो ठीक है। अब डर भी था दिल में। तो मैं मैच खेलने उतरा, और 8 ओवर में 30 रन देके मैंने 6 विकेट लिए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत खुश हुए सर। और सबको जैसे हम लोग जैसे नहीं होते, जब फर्स्ट इनिंग खत्म होती है तो वो लंच वगैरह कराते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ एक वो मिल्क होता है और बनाना है, ये सब देते थे सर। तो खाने पीने उसमें सब कुछ हमको डबल मिला, मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से इतना खुश थे वो। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरा अंडर 16 में उसी के बेसिस पे, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस होती थी उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन भी होता था। उस टाइम एज क्या थी आपकी? उस टाइम मेरी एज बहुत ज्यादा नहीं रही होगी, मेरी एज रही होगी मैक्सिमम जो है कि 15 साल रही होगी, उससे ज्यादा नहीं रही होगी। अच्छा। क्योंकि 16 में उसी की बात ही खेला था। तो 15 जो है कि रही होगी आसपास मेरी एज। उसके कुछ टाइम बाद मेरा फिर अंडर 16 हुआ। अंडर 16 में खेलने के बाद फिर मैं मऊ से भी खेला आके। मऊ से भी मेरा एक मैच में हुआ था, सिके नायडू, हाँ सिके नायडू यहाँ मऊ से आगे खेला साबिर सर की तरफ से जाके, यहाँ पे मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से मेरी लेदर की जर्नी रही। फिर टेनिस में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, फिर टेनिस अच्छा लगा, फिर पैसे मिलने लगे उस टाइम में, 300 400 500 पर मैच होने लगा। तो फिर वो पैसे लेता रहा, फिर टेनिस खेलता, नाम भी काफी हो गया। तो नाम जहां जाओ तो लोग ये ले रहे हैं,
वो फिर जो फैन फॉलोइंग बढ़ते चली गई, फिर वो लेदर पीछे छूटते चला, और इत्तेफाक से आसिमी भाई एक मैच खिलाने ले गए थे हमें, 5,000 का मैच था आजमगढ़ से, और उसी बीच में मेरा ये पैर टूट गया। अच्छा पैर टूटा तारिक भाई, पैर टूटा ठीक है, पर टेनिस का चस्का इस कदर था मेरे अंदर कि इसी पैर पे क्या किया मैं, बड़े गांव जाके इसको बैठवा लिया। ठीक, अब बैठवाने में हल्का हल्का मतलब मैं थोड़ा सा भचक के चल रहा था, ठीक है। अब उस बीच में अमिलो में मैच था नाइट, मैं गया नाइट मैच खेला, उस मैच में लगातार आप यकीन नहीं करो 11 बॉल 11 छक्के लगातार। उसमें मैच भी खेला? हाँ मैच खेल रहा था, पूरा सीजन खेला इसी पैर टूटे पे मैं, पूरा का पूरा। अच्छा पूरा सीजन खत्म हुआ, बरसात आया तो मैं डॉक्टर राशिद के पास गया, मऊ, हाँ मऊ गया भाई, सब देख रहे हैं वहां पे कि हाँ मैं चल रहा हूँ। अभी आप देख लो कि मैं बैठा हूँ सही से चल रहा हूँ, कुछ देर बाद अगर प्लास्टर हो जाए तो आप भी शौक हो जाओगे ये क्या हो गया। तो वही मेरे साथ हुआ, फिर वहां गया तो जब एक्सरे आया तो उसमें क्या हुआ कि जो दो हड्डी थी जैसे, वो एक नीचे चली गई एक ऊपर चली गई, तो वो फिर बहुत मुश्किल था जुड़ पाना। क्रेक होता है तो आगे पीछे होता है तो वो ज्वाइन हो जाता है पूरी तरह से वो क्रैक हाँ, हो गई। क्रेक होने के बाद हड्डी नीचे चल गई दबते दबते, प्रेशर पड़ते गया, थोड़ा सा हड्डी सरक गई नीचे की तरफ। तो उस बीच में उन्होंने कहा कि खेलना तो दूर की बात है, 6 महीना आप बहुत तेज चल नहीं सकते। तो फिर वहां से माइंड सेट मेरा चेंज हुआ, फिर बिजनेस माइंड थोड़ा सा मेरा बनते चला गया धीरे धीरे, स्टडी वगैरह लखनऊ से चली रही थी अपनी, तो जो है कि फिर धीरे धीरे क्रिकेट को अलविदा कहने का टाइम आ गया। तो ये जानना चाहूंगा कि वो फिर उस पे काम नहीं किया, ऑपरेशन वगैरह, या इसका तो इलाज तो था? 1 साल मैंने काम किया उस पर, ठीक भी हुआ, पर जब तक इतना 1 साल जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो फिर पूरी छूट गई मेरी, वो क्रिकेट का कीड़ा फिर अंदर से खत्म हो गया मेरे 1 साल छोड़ने के बाद। यार आपने बहुत ज्यादती की अपने साथ। आपने ये समझ लीजिए कि एक इतना बड़ा टैलेंट घोसी के लिए, जी जो कि घोसी को बहुत ही ऊपर तक ले जा सकता था, वो ज़ाया कर दिया यार आपने। हाँ बिल्कुल, मुझे भी एहसास होता है कभी कभी, तो मुझे लगता है कि नहीं यार मैंने थोड़ा सा अपने साथ नाइंसाफी की, क्रिकेट को आपने मुझे सिर्फ थोड़ा अपने साथ नहीं की सर, आपने जी। इस पूरे खित्ते के साथ की। क्रिकेट को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, क्योंकि उबैद सर को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। उबैद सर से एक बार बात हो रही थी जी। रिज्जू भाई की, उन्होंने बोला था कि वो लड़का कुछ कर सकता था, आपका बाकायदा नाम लिया था जी। रिज्जू भाई ने हमें बताया, इस पॉडकास्ट में ही बताया उन्होंने, कि उन्होंने पर्सनली बाकायदा नाम लिया था आपका कि वो लड़का कुछ कर सकता था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। उन्हें नहीं पता था क्या ये सब के बारे में, ये जो चोट लगी थी आपको? अरे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मुझे याद है अभी भी, एक शादी थी, रिज्जू भाई की घर की शादी थी, वो लखनऊ में लोग रहती हैं, कुछ फैमिली रहती है उनकी, तब मेरे अब्बू जो है कि जिंदा थे, तो वो आए थे, उन्हीं के साथ में शादी में गया था, मुझे अच्छे से याद है। तो एक बार क्या हुआ कि वो सामने गेट से आ रहे थे, और मैं फ्रंट गेट पे ही खड़ा था, काफी टाइम हो गया था, फेस नहीं किए थे एक दूसरे को, सर को, वो मुझे देख लिया। अब मैं भागना चाहूँ भी तो नहीं भाग सकता था, मैं उनको फेस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने उनका दिल तोड़ा। तो वो मेरे बहुत भरोसा करते थे, उमर सर भी बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, उमर सर बहुत मानते थे, उबैद सर से ज्यादा मुझे उमर सर मानते थे, उनके भाई जो थे। तो उमर सर देख के और मैं भाग नहीं पाया, और इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी थे साथ में, और अब्बू के सामने मुझे बड़ी डांट पड़ी, बड़ी डांट पड़ी, अब्बू ने भी फिर डांटा उस टाइम में। उबैद सर ने? हाँ उमर सर थे, उमर अच्छा, सर, उमर उमर सर। सर नहीं, उनके भाई जो थे, मैं वो एकेडमी वही देखते थे सारा। तो उमर सर ने बहुत डांटा कि इतने दिन, अच्छा मुझे फोन भी कर रहा था, उसको उनकी नाराजगी इस बात की थी कि मैं तुम्हें फोन पिक नहीं किया आपने? फोन मैंने पिक किया। हाँ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था अंदर से कि अब मैं क्रिकेट हाँ, गिल्टी फील होता ही है, सही हाँ बात। वो तो मुझे वो एहसास हो रहा था कि अरे यार मैं क्या जवाब दूं इनको, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चल रहा था मन में। इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कि फोन नहीं उठा रहा था, बस ये था कि दिल में कि मैं क्या बोलूंगा सर को, सर इतना मेरे पे भरोसा करते थे, तो वो दिल में था, इसकी वजह से मैं फोन नहीं उठा रहा था। तो मैंने बताया सर देखो सर पैर फ्रैक्चर हो गया, टेनिस, वो जानते थे मैं टेनिस खेल रहा हूँ, टेनिस के चक्कर में मैंने छोड़ दिया सब कुछ। उनको पता था, बहुत सुनाया उन्होंने, चुपचाप मैं गर्दन झुका के सुनता रहा 15-20 मिनट, फिर वो रिज्जू भाई आया साथ में, चले गए वो वहां पे, तो वो रहा पूरा। बहुत दुख हुआ यार वाकई में सुन करके। आप एक ऐसा नाम था ना कि आप सोचिए कि जो रिज्जू भाई या उबैद सर या जैसे नौशाद सर हैं, जी या इमरान भाई हैं या इम्मू भाई हैं, अगर ये किसी का नाम ले रहे हैं तो ऐसे ही नहीं ले रहे हैं किसी का नाम। इस पॉडकास्ट में तकरीबन आपका नाम तकरीबन सभी ने लिया, शेरू ने लिया, बागी था, इन लोगों को परख है ना कि हाँ ये प्लेयर किस लायक है, कुछ बन सकता है नहीं बन सकता है। हमने तो बहुत कम मैच देखा है आपका, हमने कैनवस में ही देखा, लेकिन जिन्होंने आपको ड्यूज में देखा है, परखा है, अगर वो आपका नाम ले रहे हैं तो ये मामूली बड़ी बात नहीं है। तो
रिग्रेट होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने अपने साथ क्या क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी की है, थोड़ा-सा ऐसा महसूस होता है मुझे इस चीज़ के लिए कि मुझे जो वक़्त वहाँ देना चाहिए था, मैंने कहा जाए तो 2-400 रुपए वाला जो मैच था, वहाँ पे दे के मैंने गलत किया। हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है। तो फैसल भाई, हुँ, आप मेरे हम नाम हैं। जी, आपने शुरुआत किया एज ए बॉलर, जी, बाद में अच्छे खासे बैट्समैन हो गए। जी, बिल्कुल, मैंने शुरुआत किया एनईआर से एज ए बैट्समैन, जी, बाद में बॉलर हो गया। बॉलिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, बॉलिंग अच्छी होती गई तो सारा फोकस मेरा फिर बॉलिंग पे हो गया। तो कुछ नाम का भी फर्क पड़ता है लग जी, रहा बिल्कुल हो सकता है है। ना। तो बड़ा अच्छा लगा आपका सुन के, और बड़ा अफसोस भी हुआ कि इतना अच्छा टैलेंट रहते हुए और जहां हम आपको देखना चाहिए वहां हम लोग नहीं देख पाए। हुँ, खैर चलिए, जो अल्लाह को मंजूर था हुआ। तो ये बताइए कि आप लखनऊ में उबैद भाई के साथ रहते हुए और कौन कौन से अच्छे टूर्नामेंट खेले, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए मैंने बीबीडी लीग खेला, इरम कप खेला, फिर उन्होंने एक पंजाब में कोई टूर्नामेंट चल रहा था बहुत बड़ा, हम्म। वो खिलाया। बाकी लखनऊ में तो लीग हमेशा चलती रहती थी। तो पंजाब जाके या लखनऊ में ही नहीं, पंजाब जाके। जाके क्या हाँ, था वहाँ परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस मेरी हर देखिए मेरी पेपर की सारी कटिंग से आज 3 विकेट, मैं 3 विकेट 4 विकेट मेरा ऐसा रहता था, फिक्स रहता था। किस तरह? कभी ऐसा होता था कि किसी मैच में 1 विकेट, हम्म। अल्लाह के बंदे करम से बड़ी बात नहीं कहूंगा, हम्म। मेरा किसी आज तक मैच में लेदर के बॉल में कभी ऐसा अल्लाह के करम से हुआ ही नहीं कि मेरा विकेट नहीं निकला हो। भले 1 विकेट रहा हो पर विकेट रहा है। और सारी कटिंग से आज तक मैं सजो के रखा हुआ हूँ अपने पास। वो देखता हूँ तो अफसोस भी होता है, यार क्या किया है मैंने सही ये। बात है, आप बता जी। रहे हैं, अफसोस हम लोग को हो रहा है। जैसे ज़िंदगी अगर दूसरा मौका दे, हम्म। तो क्या अभी भी जुनून बाकी है या कि फ़िटनेस जवाब दे जाएगी? नहीं, फिटनेस माशाल्लाह अभी ठीक है हमारी, आपके सामने ही हूँ। और अगर सही में अगर जिंदगी दोबारा मौका दे, ऐसा हो अगर टाइम मशीन टाइप कुछ ऐसा, अगर मुझे फिर से 2010 में ले जाए, तो मैं हकीकत है कि मैं पूरे सही दिल से जो है पूरी तरीके से जो है कि मैं इस बार क्रिकेट को वक्त दूंगा और लेदर बॉल को सुख दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसा आपका दोस्त या आपके घर का या आपके मोहल्ले का कोई 16 साल का 17 साल का लड़का मिले, तो जी, आप उसे क्या राय देना चाहेंगे क्रिकेट एज ए क्रिकेट प्रोस्पेक्टिव से? मैं उससे यही कहूंगा, अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए आपका माइंडसेट काफी मैटर करता है। अगर आप खेल रहे हो तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मॉर्निंग उठिए, मॉर्निंग उठ के जो है कि आप वार्म अप करिए, और घंटों जो है कि आप नेट में बॉलिंग जरूर करिए। ठीक है, आप अपने सीनियर से टिप्स लीजिए कि कैसे बॉल करनी है, कैसे इन स्विंग होनी है, कैसे आउट स्विंग होनी है। इन चीजों पे काम करिए। आपको क्रिकेट को 2 टाइम तो मैंडेटरी है कि आपको देनी है, सुबह और शाम, और सबसे इंपॉर्टेंट सुबह, क्योंकि वो डिसिप्लिन आपकी तय करता है कि कैसे आप आगे काम करने वाले हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से डिसिप्लिन से क्रिकेट खेली जा सकती है। आपका फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। विराट कोहली इंटरनेशनल में, हाँ, और अपने एरिया में? मैं जब खेल रहा था तो मेरे हिसाब से मेरी टीम में ही सरफराज थे। वो बंदा ऐसा था कि वन साइड मैच कर देता था। अनडाउटेडली। हाँ, नो, उसके बाद कुछ बचता था तो नीचे हम लोग रहते थे। सही बात। तो ये रहता था उसके उसके वो मैच अगर वो खड़ा हो जाता तो ओपनिंग जाके सरफराज, तो ऐसा होता था कि वो खड़े हुए को पता चला कि सेंचुरी मार दे। एक मैच मुझे याद है, मैं वो भी शेयर करूंगा। हम लोग मैच खेला, मधुबन वाली रोड पे एक मैच हो रहा था, इस साइड रोड पे। तो वो ऐसा था कि 3-4 बॉल थी होती थी अंपायर के, वो एक छक्का मारा, लगातार 4 छक्का मार दिया, चारों बॉल बाहर बैठ के खड़ा है, फोन पे लगा हुआ है। तो वो सिचुएशन उसकी थी। वो ऐसा प्लेयर था, मतलब अगर वो लगातार 4 छक्के 5 छक्के वो किसी को भी मार सकता था, वो ऐसा बैट्समैन था, नो डाउट। खैर, मैंने उसको देखा है और खिलाया है और फील किया है कि जी, वाकई में उस जैसा बैट्समैन शायद बिल्कुल, कैनवस में, मेरी टीम में तो शायद नहीं था उस जैसा, उस पाए का बैट्समैन। बिल्कुल। वाकई में वो बहुत अच्छा प्लेयर था, इसमें कोई अच्छा, शक नहीं। वो जो जो शॉर्ट पिच बॉल होती थी पटकी, अगर आप उसको बंदूक या तोप में भी लगा के फेंक दो तो वो आग बंद करके छक्का मार सकता था। वो ऐसा अच्छा, बैट्समैन एक था। बात और थी कि वो मेरी टीम का वाहिद ऐसा प्लेयर था फैसल भाई, जो स्कूप कर देता था फास्ट बॉलर, पीछे खेलता था वो, लॉन्ग लेग पे खेलना फास्ट बॉलर को, और कसदन खेलना बहुत मुश्किल है। कभी लग गई, टॉप एज हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो कसदन खेलता था। क्वालिटी थी। और क्वालिटी थी। उसके क्या एक भाई था शाहनवाज,
खैर वो तो जयसूर्या था, हम लोग उसको वो जयसूर्या भी कहते बोलना चाहूंगा शहनवाज के बारे में कि जबरदस्त बैट्समैन था, सही है ना। और उसकी बैटिंग के लोग इतने दीवाने थे कि घोसी के लगभग सारी टीमों में वो खेला है। बजारा मोड़ भी उनको लेके जाती थी, एक आध दो बार हम लोग भी ले गए हैं, और अपने बड़े गांव की टीम। तो उसका भी क्लास बहुत जबरदस्त था। ज्यादा नहीं खेला, लेकिन अगर खेला तो सरफराज से कम नहीं रहता। वो भी कम खेला लेकिन बहुत अच्छा खेला वो भी। तगड़ी वगैरह वो भी लेदर में खेला था रिंकू भाई के साथ, अच्छा परफॉर्मेंस था। तो फैसल भाई, नहीं फैसल भाई से हम ये पूछना चाहेंगे जी। कि आप तो बॉलर थे, हम्म। तो ये बताएं कि इंटरनेशनल में बॉलर सब कौन आपको सबसे अच्छा लगा, जिसकी कुछ खास इन स्विंग या आउट स्विंग जो आपको भाती थी देखिए, पिछले ज़माने की बात करें, जब हमने क्रिकेट शुरू की थी तब उस आपके टाइम, टाइम में? हाँ, अपने टाइम में बता रहा हूँ मैं। उस टाइम जैसे मैकग्राथ थे, हम्म, टॉप क्लास बॉलर था। एक ही लेंथ से वो इन स्विंग भी हो रही है, आउट स्विंग भी हो सही रही बात है ना। तो वैसा वैसा बॉलर नहीं देखा उस टाइम। फिर उसके बाद उसी बीच में डेल स्टेन था। उस स्पीड के अंदर उतनी स्विंग कराना इम्पॉसिबल बात है। सही मैं बात है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में आप देख लो जो भी बॉलर्स आ रहे हैं, एक तो स्पीड नहीं है उस तरह की, पहली बात 135 140 जो स्पीड बस हो बस रही है उससे उससे ज्यादा ज्यादा नहीं 40 हो रही है। 42। और ना तो आपको स्विंग देखने को मिलेगी, ना इन स्विंग देखने को मिलेगी, ना आउट स्विंग। वो डेल स्टेन एक ऐसा बॉलर था, मुझे एक मैच है रोहित शर्मा का, आप देखते होंगे, बहुत चलता भी है रील में। वो लगातार 6 बॉल उसी लेंथ से अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर सेम जा लेंथ रही है, से, सेम सही लेंथ बात। से। और डेल स्टेन को समझ में भी नहीं आया, उसको सॉरी रोहित शर्मा को समझ में नहीं आया। एक इंटरव्यू में भी रोहित शर्मा ने कहा है कि इस बारे में उसने जिक्र भी किया था। तो वैसा बॉलर तो मुझे नहीं लगता कि डेल स्टेन जैसा। मेरे लिए बॉलर की अगर कैटेगरी में अगर आप फेवरेट पूछेंगे तो मैं डेल स्टेन को रखना चाहूंगा। आप बॉलर की बात हो रही है तो आप क्या पसंद करते थे, बैटिंग करना या बॉलिंग? एंजॉय कैसे करते थे? देखिए, अगर जब मैं लेदर खेल रहा था तो मेरा फेवरेट तो बॉलिंग ही था। उसमें भी बैटिंग करता था, पर बहुत ऐसी कंडीशंस में बैटिंग 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। पर उस टाइम मेरे अगर लेदर में जाएंगे तो मुझे बॉलिंग करना ही अच्छा लगता है। पर अगर टेनिस पे आप आएंगे तो टेनिस में तो फिर बैटिंग ही अच्छी लगती है। तो आपका सब मेन तरह की वेपन चीज। क्या था फास्ट बॉलिंग में, आउट स्विंग या इन इन स्विंग स्विंग? मेरी नेचुरल थी। मेरे कोच साहब भी कहा करते थे इसका अलग ही कुछ है, मतलब सबको इन स्विंग करने में ये करो वो करो, ऐसे फिंगर रखो, ऐसे दबाओ, वो करो तब होगी। मेरी ऑटोमेटिक पता नहीं एक अल्लाह तलक तरफ से एक जो है कि गिफ्ट था, वो मेरी ऑटोमेटिक, बस मैं बॉल छोड़ता था अंदर को। तो वो मेरी नेचुरल था, वो मेरे साथ नेचुरल था, ये था। तो मैं ये उसी के बात साथ ज्यादा सही विकेट बात, भी ये बात निकालता था। रिजू भाई बोल रहे थे, वो कुमार सर ने बोला था इसकी बॉलिंग में नेचुरल है, क्वालिटी बहुत है, इन स्विंग है। बस बंदा जो है। अब देखिए आज ये प्रूफ हो गया कि कैनवस ने इतने अच्छे खिलाड़ी का करियर बर्बाद कर दिया। भाई साहब को इंटरेस्ट आ गया कैनवस में, जी हाँ। और जो इंटरेस्ट आया पैर टूटे पैर पे भी खेलते चला गया और लेदर को साइड लाइन कर दिया। तो हम लोग पिछले ब्रॉडकास्ट में, अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता फैजल भाई कि हो सकता है कि अवेयरनेस ना रही हो कि इंजरी किस तरह से हैंडल करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे ऐसा हो अगर जैसे सकता मैं, है। जैसे मुझे इंजरी है कोई छोटी मोटी, मुझे लगा कि नहीं यार कोई बात नहीं है, चल जाएगा, वो होता है, कोई बात नहीं। अब उस पे हम खेल गए, मान लीजिए हेयर लाइन फ्रैक्चर था, और हो सकता है कि खेलने के बाद वो फ्रैक्चर जो है वो बढ़ता गया, ये भी तो हो सकता है। वही हुआ था, अवेयरनेस कम थी। वही थी मेरे साथ, वही वही हुआ हुआ ना, था ना। वो तो बढ़ता गया, लेकिन इनका इंटरेस्ट कैनवस में ज्यादा आ गया। वो तो कैनवस खेलना जब शुरू कर दी, ज्यादा खेलना, तो पैर तो बाद में टूटा ना, जी, उसको ऑलरेडी पैर तो इंटरेस्ट घुस चुका था हाँ, कैनवस का। वो तो लेदर लास्ट को भाई स्टेज पे साहब पैर साइड टूटा कर ना। दिए थे, और इतना घुस गया कि टूटे पैर में भी खेलना शुरू हाँ, कर दिया। 1 मंथ मैंने पूरी क्रिकेट खेली अगर ना। वो उधर इतना इंटरेस्ट नहीं रहा होता तो आज बंदा कहीं और होता, अगर लेदर पे कंटिन्यू फोकस किए होते तो। सही बोल रहा हूँ ना? यानी जी एक बिल्कुल। और आईपीएल प्लेयर मिल सकता था बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे कोच साहब कहा करते एज थे। ए, क्योंकि एज आपकी ऐसी थी, जी। बड़ी अच्छी एज में आप, और ऐसी जगह और सही जगह पहुंच भी सही गए। जगह हाँ, पहुंच पहुंच जाना, भी गए, सही अच्छी बात। गाइडलाइन, अच्छा कोच भाई और कमाल अच्छा सर के एटमॉस्फेयर, अकेडमी में जाना हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम में 2015 14 13 के पास। लेकिन बहुत इसी को बड़ी कहते हैं बात। डेस्टिनी, ये ये भी एक अल्लाह किस्मत ताला है। ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। हम्म। आसिम भाई आप बताएं कि अगर फिर से मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का, तो जूस की तरफ जाना चाहेंगे कि नहीं? देखिए तारिक भाई, हम लोग जब क्रिकेट खेले तो घोसी से ड्यूज खत्म हो चुका है। हम्म,
मतलब हम लोग छोटे छोटे थे तो रेलवे मैदान में ये रिज्जू जो भाई आप लोग प्रैक्टिस करते थे तो वो नेट वाला था ना, वो बांस में लपेट के नेट लगाया था, नेट लगाया चारों तरफ खींच के थोड़ा सा खेलने में लाउडर है, जो थोड़ा आवाज वो नहीं। तो उस टाइम में जिस टाइम में इनका वो हुआ था सिलेंडर से, क्या नाम है, खुसर भाई का, उस टाइम इनको लग रहा है कि घोसी से जो है ये लेदर का अंत हो चुका था लगभग। हम जब आँख खोले हैं तारिक भाई तो हम कैनवस ही खेले हैं, लेदर का ही मैच खेले हैं, मतलब बड़े होने के बाद मतलब थोड़ा नाम हो गया तो लोग बुलाने मतलब कि हाँ चलो यहाँ लेदर का मैच है, इंटरेस्ट की बात है। लेकिन असली क्रिकेट तो लेदर ही है और लेदर से खेलने की बात ही अलग है। कैनवस में 20 छक्के मारो, लेदर का 2 छक्के मारो तो पता लगता है कि हाँ हमने 2 छक्का यहाँ पे मारा, मतलब अंदर से जो है एक फीलिंग आती थी कि हाँ हमने 2 बाउंड्री आज मारी है। कैनवस में हम लोग 15-15 छक्का मारे फैसल भाई, बड़ी बात नहीं है। फैसल भी देखा है और साथ में खेला है, आप भी देखे हैं, आपके सामने भी हम खेले हैं। लेकिन जो लेदर का जो से वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है वो। और हम लोग क्या कि फिर तारिक भाई बैट्समैन थे और क्लास ठीक था, हम लोग लेदर से भी खेल सकते थे, लेकिन थोड़ा उल्टा उल्टा हम लोग का बैट क्रॉस रस चलता था। ये सब तक ये फैसल का क्या था कि शुरू से एकेडमी में खेला, तो कोच जब अच्छे मिलते हैं तो टीचर जब अच्छा मिलता है तो गेम में निखार आ जाता है। और ये ऑलरेडी जो है ऐसे शख्स के पास चला गया था कि मतलब ये शुरू से ही इसके अंदर निखार आने लगा था और ये बहुत अच्छा प्लेयर था। जो कमिटी उन्होंने पॉलिश कर हाँ पॉलिश कर दिया। यहाँ हम लोग का क्या था कि यहाँ बस रन बनाना है, कैसे भी रन बनना चाहिए, लेकिन तारिक भाई इंटरेस्ट बहुत था घोसी के प्लेयरों में। हम एक वक्त ऐसा था कि हम सोचते थे कि 11-12 प्लेयर यहीं के खेलें, जैसे नफीस को वहाँ से हम अपनी टीम में लाए, बाबू था, फैसल था, हम थे, इमरान आ गया, पप्पे वहाँ कस्बे से, मदापुर से शमशाद, मतलब सब लोकल बॉडी को ही हम लोग लेके हम अपनी कैप्टनसी में कुछ वक्त के बाद हमने बाहर का बुलाना बंद कर दिया था। फैसल सही है ना? और हम मेरा ये था कि अपने यहाँ के बच्चे खेलें, अपने यहाँ के बच्चे नाम कमाएं। करमैनी वहाँ हम लोग मैच खेले थे और वहाँ पे ये आशीष था मजार मोड़ वाला, इसरार भाई की टीम से हम लोगों का मैच था और लगभग हम लोग मैच जीत चुके थे, सेमीफाइनल मैच था। उस टाइम में 24 मोबाइल थे पर प्लेयर। हाँ 24 मोबाइल थी, फैसल है ना? हमजा मैच कराया था अपने गांव में और तारिक भाई 1 ओवर में 28 रन चाहिए था, 23 रन शायद चाहिए था ना, हाँ 23 रन चाहिए था और वो आशीष फेंक रहा था। फहीम था यहाँ कामिलों का, इसरार की टीम में 8वें डाउन पे बैटिंग करने आया था और एक ही जगह पे उसको 4 छक्का वो मार दिया। 2 ओवर में 21 चाहिए था, वहीं पे क्या है तो उससे पहले हाँ। मैं 8 रन लेके आया था उसी को। और पहली क्या है ना कि आशीष का कहना तो नहीं, मैं कह रहा हूँ आशीष का क्या था कि जब मैच फंसा होता था तो ऐसी सिचुएशन आ गई और बड़ा प्लेयर है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके अंदर दिल में जो है ना डर आता है। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, कई बार मैंने उसको मैच बहुत खेला है, थोड़ा बहुत नहीं, बाहर उसको मैंने मैच बहुत खेला और हर सिचुएशन में लास्ट टाइम में जब मैच फंसता था तो थोड़ा सा उसको जो है कि फीस का काफी उसको फर्क पड़ता था कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे नाम होता है तो वो कहीं ना कहीं वो डर से भी जो है कि वो, नहीं तो आप सोचो कि चारों तरफ पेड़ है, किस्मत भी थी कि कहीं पेड़ में वो बॉल कहीं टच भी नहीं हो रही, रुक भी नहीं हो, छक्का चल जा रही है। हाँ, चार छक्का पे मैच खत्म। और तो कहने का ये मतलब है तारिक भी उतनी बड़ी टूर्नामेंट और हम लोग का वो लड़का पहली बार घोसी से बाहर गया था खेलने और उसको ले आके हम खिलाए थे। बीच में तो बहुत अच्छा नाम कमाया, हाँ। इधर उधर बहुत खेला और बहुत लोग बुलाए भी। लेफ्ट हैंडर था, कटर वटर अच्छी मारता था वो। आशीष मैंने नहीं देखा उसे। नहीं, आप देखे उस दिन वो लेदर से लेफ्ट एकेडमी में बॉलिंग कर रहा था, वो लेफ्ट हैंडर था। हाँ मजाने मोड़ का, बहुत इंटरेस्ट भी था उसको और उसी में 2-3 प्लेयर फिर इधर उधर हो गए तो थोड़ा सा टीम बैलेंस गड़बड़ा गया और मतलब क्रिकेट हम खुद बंद कर दिए, क्रिकेट को विराम लग गया। कि सबसे पहले उठो भी, मतलब बचपन वाला नहीं होता था जैसे कि बचपन में उठो फिर सबको बुलाओ, तो वो आसिम को बड़े होने के बाद इतने बड़े बड़े मैच खेलने के टाइम में भी वो कंडीशन नहीं है कि लोगों को फोन करना है, घर से भी जाके पिक करना है, लेकर आना है, आपको नाश्ता भी खिलाना है, सब कुछ करना है, पूरी जिम्मेदारी उठाते थे। बहुत बड़ी काम है ये और टीम ऐसे ही नहीं चल जाती है। फैसल मैंने ये काम बहुत सालों तक किया है, जब एनआर में मैं था तो हमें उस चीज का एहसास है जो आसिम ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा काम है टीम को बनाना, टीम बनती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जीत जाती है, बड़ा नाम होता है,
लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत होती है ना, बेशक। वो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो उसके पीछे की क्या मेहनत है। सनराइज बहुत नाम कमाई, एसआई कंप्यूटर में आप हमेशा खेले, हाँ, आप खेले, आपने परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत थी ना बंटी भाई की, वो भी लाजवाब थी। सही बात है, बहुत प्लेयरों को बनाना, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, कोई प्लेयर नाराज ना हो जाए, कोई किसी को बैठाना है नहीं बैठाना है, उसमें आप लोगों ने बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन किया, इसमें कोई उसमें शक सब नहीं। टीम को चलाने में सबसे बड़ा मैं योगदान ये कहूंगा कि तंजीर का सबसे बड़ा हाथ था उसमें। तंजीर, तंजीर रिंकू भाई का जो छोटा भाई हाँ है हाँ, उसका, और सही में स्टार्टिंग जो क्रिकेट रही है मेरी, उसने काफी सपोर्ट किया मुझे, बहुत खिलाया मैच उसने। कई बार लोगों से इनसे उनसे थोड़ा सा वो भी हो जाती थी, नहीं मेरे टीम में तुम सनराइज में क्यों खेलेगा, कई बार ऐसा हुआ आसिम से, मुझे अभी भी याद है। तो जो है कि वो ऐसा कप्तान था कि वो आज भी अभी रहता तो हम 11 होने में टाइम नहीं लगता हम लोगों को। अब वो नहीं है, दुबई है। उसने हम लोगों को क्रिकेट बहुत खिलाया, छोटे लेवल पे जब उसने क्रिकेट हम लोग खेला बहुत नाम था एसआई का। हम लोग जहाँ जाते थे फाइनल ही रहता था उस टाइम में, ऐसा ऐसी कंडीशन थी, सर्किल का हो कुछ का हो मैच। तो वो वैसा कप्तान था कि उसका भी वही कंडीशन थी, सुबह उठ जाना, सबको फोन करना बुलाना। उसका ऐसा था कि टाइम दे दिया ना तो उसका थोड़ा ये था कि आना है आपको बेहतर टाइम, तो होना भी चाहिए कप्तान, ऐसा होना भी चाहिए, जरूरी भी है कि असर मैंने रखने फोन वाला, कर दिया असर रखने वाला कप्तान हाँ, होना चाहिए, सही वो बात। होना चाहिए कि टीम का समय टाइम अगर 10 बजे का है तो भाई 10 बजे आपको आना है, ऐसा था उसका। वो सब इकट्ठा भी हो जाते थे। दो क्वेश्चन तो आखिरी तौर पर तारिक भाई फैसल से एक मशवरा ले लिया जाए आजकल के युवाओं के लिए जी। कि आप अपना एक्सपीरियंस देखते हुए आजकल के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैनवस और लेदर में किसको प्रीफर करें, किसमें लाइफ है, किसमें आपका मतलब फ्यूचर है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए आजकल मैं के यही युवा कहूंगा, को? अगर आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है और आईपीएल या जो भी खेलना है, हाँ। आपको एक प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो सबसे पहले आपको माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है। तो 5 साल तक, एटलीस्ट कम से कम 5 साल तक आपको लेदर के अलावा कोई बॉल टच नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। और टेनिस का एक ऐसा है जिसको हम अफीम कहें, ये थोड़ा थोड़ा नशा शुरू होता है, फिर ये नशा बहुत ऊपर तक पहुंचता है, फिर वो जब पहुंचेगा तो फिर आपका जो लेदर का मैच है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का यही इतना छोटी सी बात मैं अपने युवाओं को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैंने देखा है, उस चीज से गुजरा हूं, तो टेनिस में अगर आपने खेल लिया तो फिर आपका जो नाम, जो क्राउड आपके ऊपर चिल्लाता है, तो वो चंद क्राउड को देखकर आप खुश हो जाते हो, तो जो बड़ा क्राउड है वहां पर आप नहीं जा पाओगे। अगर इसी के साथ हैप्पी हो जाओगे, आप तो खुश हो जाओगे। तो अगर वहां पे पहुंचना है आपको 50,000 वाले क्राउड में, तो आपको 5 साल तक तो यार कम से कम आपको जो है कि वक्त जो है देना ही, तभी काम बनेगा कुछ। पर टेनिस बिल्कुल मत खेलिए 5 साल तक। 5 साल तक वक्त देना ही पड़ेगा, यानी कि क्रिकेट को अपनी लाइफ देनी पड़ेगी, बिल्कुल। और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये यंगस्टर को ये इनकी सलाह है, और मेरी भी, कि कुछ भी करो तो पूरी डेडिकेशन के साथ करो। ये नहीं कि छोड़ना पकड़ना या मेहनत से भाग जाना या सुबह उठने से मुश्किल हो, मोबाइल, सब कुछ करिए आप, लेकिन पूरी पंक्चुअलिटी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए किसी भी काम के लिए। अगर कोई काम भी करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए भी आपके अंदर जुनून होना चाहिए। हम आखिरी दौर में हैं, और फैसल भाई और आसिम भाई, आप दोनों लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि अभी ज़िंदगी में फ़िलहाल क्या चल रहा है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप दोनों लोग कुछ न कुछ कर तो रहे हैं ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला आप लोगों को उसमें और कामयाबी अता फरमाए। सही बात, प्रेजेंट टाइम में क्या आप लोग का चल रहा है जरा हाँ, उसके सबसे बारे में। पहले फैसल भाई आप बताएँ कि आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में अभी? आगे क्या चल रहा है? अच्छी बात है, आज इसी बहाने सबको पता भी चल जाए, क्योंकि लोगों को बड़ी शिकायत भी रहती है तारिक भाई की मैं बाहर दिखता नहीं। ठीक है, देखिए बाहर दिखने का एक वजह यह है कि मेरी जो प्लान, मैं जो काम कर रहा हूँ वो पहले रात में हम सारा प्लान सेटअप करते हैं कि कल मॉर्निंग में क्या क्या काम करता है, क्योंकि मैं क्या है कि सोशल मीडिया एड्स वगैरह जो भी चलता है मेटा पे, वो मैं एड वगैरह रन करता हूँ। फिर मॉर्निंग जो है कि उसका कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि कैसे कॉलिंग करनी है, कौन सी सॉफ्ट कॉलिंग है, कौन सी हार्ड कॉलिंग होगी। ठीक है, उस पर काम करता हूँ। अब रही बात काम की, तो काम में इस वक्त ये कर रहा हूँ कि हमारा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा है,
तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बहुत सारी मान्यताएं वगैरह देनी पड़ती है, आपको जो है पेपर वर्क करना पड़ता है, वेबसाइट बनवानी है, बच्चों को सर्टिफिकेशन देना है, फिर सीआरएम सिस्टम रखना है आपको। तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक फ्रेंचाइजी जैसे आप चला रहे तो हम आपको फ्रेंचाइजी देते हैं और पूरा सीआरएम सिस्टम देते हैं, वेबसाइट देते हैं, पूरा स्टूडेंट का जो भी चीजें हैं XYZ जो इंस्टीट्यूट को चलाने में लगती है वो चीज हम प्रोवाइड करते हैं। एक तो चीज ये हो गई सबसे पहले, और आप ही के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज और लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। ये चीज, अगर हम लोग के पास अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है तारिक भाई, सपोज करते हैं कोई बच्चा ऐसा है जो MBA BBA कोई भी कोर्स XYZ, चाहे बीटेक हो चाहे MBBS तक की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर वो पढ़ना चाहता है और पढ़ने के लिए उसके पास फीस अवेलेबल नहीं है, वो बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उसकी और वो फीस नहीं पेड कर पा रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अभी हमारे पास CSR का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से CSR फंड से, जैसे टाटा रिलायंस हमें फंड दे रही है तो उसी फंड के थ्रू हम उसकी पूरी फीस पेड करेंगे, उसको बस हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी होगी और पूरी फीस यानी 2 लाख होगी तो भी, 20 लाख होगी तो भी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी पेड करने की। पर पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त मैं देखा जाता है एक तरह से समाज सेवा भी कर रहा हूँ और ऑल ओवर इंडिया में मेरी इस वक्त 400 के आसपास ब्रांचेस चल रही है और मेरे पोर्टल पे 17,000 स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है एजुकेशन लाइन में, किसी को इस और आगे बढ़ाना। और आजकल तो जो दौर है कि लोग टांगे खींचने में लगे हुए हैं लोगों की, और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं और उन्हें तरीके भी बता रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो बच्चा जो है स्टडीज में, खेल तो खेल, स्टडीज में भी बहुत आगे जाए और बन के कुछ अपनी जिंदगी में कर सके, समाज के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इलाके के लिए। लेकिन एक सवाल मेरा है इससे जुड़ा हुआ फैसल, कि आप ये बताएं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास आता है और आपसे ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आप उससे अपनी कैपेसिटी के अंदर उसकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन आप ये कैसे क्लियर करेंगे कि वाकई में उसे नीड है इस चीज की? देखिए, ऐसा है कि जो CSR फंड होता है तारिक भाई, उसमें क्या है कि सबसे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, 2-3 स्टेप है इसका। सबसे पहले एक इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है 1000 का, ठीक है, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी हो या आप बहुत पैसे वाले हो या नहीं हो, ठीक है, उसमें वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या है कि लोग स्टडी, उनका मतलब मेन मोटिव ये है, कंपनी का जो ऊपर है, टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, जो CSR जो फंड वो दे रही है, उस इस बिहाफ पे दे रही है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा हो, ठीक है। वो इनका ये नहीं है कि बस आप गरीब हो तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं भाई, आप अगर वाकई पढ़ना चाहते हो तो आपको पैसा मिलेगा। इसके लिए कोई कैटेगरी या कोई इनकम सर्टिफिकेट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप 1000 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करिए, काउंसलिंग की डेट पे आप काउंसलिंग में कॉलेज में आइए, और कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप यूपी में सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, यूपी में भी बहुत बड़ी, जैसे अंबिका हो गया आपका, ठीक है, SN कॉलेज हो गया आपका, बहुत बड़ी, हिमालयन हो गई, लखनऊ में यूनिवर्सिटी, इस तरीके से 20+ तो सिर्फ हमारे पास उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हाँ, 20+। तो अगर आपको जैसे कोई बीटेक या MBA कुछ भी करना है तो काउंसलिंग, जैसे अभी 11 फरवरी को काउंसलिंग होने वाली है लखनऊ में, हिमालयन में, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के दौरान आप आइए, वहां पर आपका परसेंटेज देखेंगे, ठीक है, जो टीम आती है ऊपर से आएगी, CSR की तरफ से जो आएगी टीम, उसमें आपका परसेंटेज देखा जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से वो कॉलेज आपको अलॉट करके दिया जाएगा, आप वहां पर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, और ये सब कुछ कॉलेज के अंदर ही रह के काउंसलिंग होगी। यानी वो असेस कर लेंगे कि हाँ, हाँ, ये बच्चा जो है इस काबिल है कि हाँ, इसे आगे बढ़ाया बढ़ा जाए, सके, हाँ, और हर तरह से उसकी मदद की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो उसका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते होंगे? नहीं, फिर बताया ना मैंने, वो बस समाज ये लेके आ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा देखिए बहुत वीक है हिंदुस्तान का, हम पढ़ नहीं पाते, तो उनका कहना है हॉस्टल में रहना, इसीलिए तो मैंडेटरी रखा गया है कि आपको हॉस्टल में रह के ही पढ़ना है, हॉस्टल के बाहर नहीं पढ़ना है। तो अगर आप हॉस्टल के बाहर हो तो वो देख ही नहीं सकते कि आप हॉस्टल के बाद पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो हॉस्टल में इसीलिए रखा गया है मैंडेटरी कि आपको हॉस्टल में ही रहना है, कि वो 24/7 जो है कि आप पे नजर रख सके, ये सिस्टम है ये सर। और इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है तब भी आप इसमें आ सकते हो, एलिजिबल हो आप इसके लिए, बस मेन मोटिव ये है कि आपको पढ़ना है, अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हो, सीरियस हो, हाँ, बस हॉस्टल में। अब आपके थ्रू ये बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और इसको आप काफी दुआएं बटोरेंगे, इसका मतलब यानी आप मूड में हैं कि अब दुआएं लेंगे आप, बिल्कुल, पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमा रहे हैं। आसिम भाई, आपका क्या चल रहा है सर जिंदगी में? रियल एस्टेट का काम चल रहा है हमारा तारिक भाई,
उसी में हम्म। यही। और हम लोग 4-5 लोग का ग्रुप है, 4 लोग का ग्रुप है हम लोगों का। और हम लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर मतलब मिला के और हम लोग प्लॉट लेते हैं। जी। प्लॉट लेके जैसे छोटा-छोटा जैसे 2 मंडे के ले लिए तो 25-25 कड़ी का छोटा-छोटा प्लॉट करके हम लोग बेचते हैं। करीब 3 साल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। हाँ, 4-5 प्लॉट हम लोग के पास इस टाइम मौजूद हैं और पूरा दिन इसी में कट जाता है, लोगों से मिलना और मोटिवेट करना, मीटिंग करना, स्टेशन हो, शमशुरुम हो, मगान हो। लेडीज़ हैं तो फ़ोन करती हैं तो घर पे भी जाना पड़ता है। और इंशाअल्लाह स्टेशन पे हम लोग ऑफिस इस बार डाल देंगे रियल एस्टेट के उससे और रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। और बहुत अच्छा रिस्पांस है, अल्लाह का करम है। एक दिन अच्छा खैर आप लोगों का तो ताल्लुकात ऐसा है, आपका स्पेशली आपका जो बिहेवियर है लोगों से, वो इंटरेक्शन जो लोगों से करते हैं आप, तो उसका फायदा तो जरूर मिलता हो। हाँ, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में भरोसा भी करते हैं हमारे ऊपर। और लोगों के अंदर जैसे पकड़ अच्छी है हमारी। जैसे किसी से कोई बात कहते हैं तो मेरी बात को जल्दी टालता नहीं है, चाहे कोई भी हो जी। मतलब क्रिकेट से के टाइम के भी हों या ऐसे भी जो हम दोस्त यार या पढ़ने के टाइम भी हों, उन लोगों के बीच में मेरी बात का बहुत मतलब रहता है और हम कहते हैं तो लोग मेरी बात सुनते भी हैं। तो किसी के साथ हमने कभी तारिक भाई कुछ गलत नहीं किया और लोगों की अपने हिसाब से जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्हें मदद भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ये बात तो खैर आपकी सही है, आपकी मार्केट में पकड़ भी बहुत अच्छी है। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो आगे पढ़ना चाहता हो, अगर कोई उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बेशक हमारे फैसल भाई से टच कर सकते हैं। डिस्प्ले पे इनका नंबर चल रहा है और आगे की एजुकेशन के लिए इनसे संपर्क करें और हमारे बायो में इनका लिंक भी मिल जाएगा और सारी डिटेल इनसे ले सकते हैं। और जिनको प्लाट वगैरह चाहिए घोसी या घोसी के आसपास एरिया में, तो आसिम भाई का डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, इनसे टच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। इनकी पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी, आपको प्लाट दिखाएगी, लाएगी, ले जाएगी, जो भी होगा मुनासिब रेट। अब हमारे चैनल के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ और भी छूट आसिम भाई दें, देंगे ना? वादा करिए हमारे चैनल के थ्रू जो आएगा एकदम जो है एक्स्ट्रा छूट होना चाहिए। आपके रेफरेंस से एक्स्ट्रा छूट जी, तो इनका भी डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट करें। और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या एडवाइस लेनी हो या आगे बच्चे पढ़ने वाले हो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो हमारे फैसल भाई से संपर्क करेंगे, नंबर इनका चल ही रहा है और बाकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे जो मेहमान थे, और मैंने इंट्रो में बताया था कि बहुत ही कम उम्र में बहुत सारा नाम कमाया, फेम कमाया और अचानक से क्रिकेट बंद कर दी। और बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि यार इन लोगों ने क्रिकेट क्यों बंद कर दी। तो आज पूरा खुलासा तकरीबन तकरीबन इन्होंने दे दिया कि ये वजह थी, वजूहात बहुत सारी थी। और मैं मानता हूँ कि डेस्टिनी भी कोई चीज़ है, बिना उसके आदमी इंसान जो है अपनी सही जगह पर नहीं पहुँच सकता। और अल्लाह ताला जो उसके बारे में, इंसान के बारे में जो लिखा रहता है होता वही है, हम चाहे लाख कोशिश कर लें। क्रिकेट में भी यही ये सारी चीज़ें चलती हैं और निजी ज़िंदगी में भी। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं और दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए, अगर पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाइए और लाइक करिए, शेयर करिए। और हमारे इन मेहमानों के जो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और लोगों के समाज सेवा करने के लिए, तो आप भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इन लोगों का हाथ बटाइए और शाना बशाना चलिए। और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।